विश्व में 22% ग्लोबल जीडीपी के कंट्रीब्यूशन रखने वाला देश चाइना, जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड भी है, आज की डेट में 3 बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गो थ्रू कर रहा है, जिसमें से एक वेल्थ इफेक्ट क्राइसिस है, दूसरा बैंकिंग क्राइसिस है और तीसरा रियल एस्टेट क्राइसिस है। आज के इस वीडियो में सबसे सरल और स्पष्ट लैंग्वेज में आप सभी को इस इकोनॉमिक क्राइसिस और इसका इफेक्ट इंडिया के ऊपर क्या होगा, ये मैं समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, 1970 तक चाइना एक कम्युनिस्ट देश था। कम्युनिस्ट देश होने के नाते उसकी एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी, लेकिन 1970 के दशक में अमेरिका के साथ नीति इंप्रूव करके और अपनी डिप्लोमेसी इंप्रूव करके उसने कैपिटलिज्म अपनाया। जब चाइना ने कैपिटलिज्म की ओर बढ़ावा किया, तो उस समय उसने सबसे पहले जो चीज़ ये करी वो ये था कि एक इन्वेस्टमेंट बेस्ड मॉडल अपनाया। इस इन्वेस्टमेंट बेस्ड मॉडल में चाइना की जो स्ट्रैटेजी थी आर्थिक तौर पर, वो ये थी कि विश्व से वो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट मंगवाएगा। इस इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट को मंगवाने के बाद उसका प्रयोग अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए करेगा। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बना के जो बाहर का पैसा आया, उससे वो गुड्स को प्रोड्यूस करके बाहर दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करेगा। इस इन्वेस्टमेंट लेड स्ट्रैटेजी की वजह से अगर आपके सामने मैं 2 पीसेज ऑफ डेटा सामने रखूं, तो 1970 के दशक में चाइना का एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट $0 बिलियन था, लेकिन 2008 में चाइना का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट $110 बिलियन था। ये फैक्ट इस बात को प्रूव करता है कि चाइना ने फॉरेन लेवल से इन्वेस्टमेंट सीख करके पहली बात तो अपनी इकोनॉमी की बढ़ोतरी करी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे प्रोसेस में जब चाइना ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का प्रयोग करके एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन अपनाया, उस समय चाइना की सबसे बड़ी सक्सेस ये रही कि 800 मिलियन लोगों को उसने पॉवर्टी की रेखा से ऊपर करके उनको पॉवर्टी से बाहर निकाला। कहने का मूल रूप से मकसद ये है कि रूरल एरियाज में चाइना के जो लोग रहते थे वो ग्रेजुअली 1990 तक अर्बन एरियाज में आने लगे, और एक परिस्थिति चाइना में आज की डेट में ऐसी हो गई कि 63% चाइनीज लोग आज अर्बन एरियाज में रहते हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि चाइना की इस स्ट्रैटेजी की वजह से चाइना में अर्बनाइजेशन हुआ। अब आप सोच के 1 मिनट देखिए कि जब रूरल एरिया से आदमी अर्बन एरिया में आएगा, तो अर्बन एरिया में उसको रहने बहने की जगह चाहिए होगी। अब चाइना में स्लम बनाकर, झुग्गी झोपड़ी डालकर, भारत की तरह जैसे हमारे यहाँ पर गरीब आदमी जब गांव से आके शहर में नौकरी ढूंढने आता है, तो वो वैसे वहां पर नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि चाइना में पहली बात तो लैंड जो है वो सरकार ओन करती है। आप कोई प्राइवेट आदमी लैंड को कभी ओन नहीं कर सकता। इस केस में जब रूरल एरिया से अर्बन एरिया में लोगों ने आना शुरू किया, तो उस समय चाइना की रियल एस्टेट इकोनॉमी में एक बूम आया। सरकार के पास अर्बन एरियाज में जितनी लैंड थी, ये सारी लैंड सरकार ने प्राइवेट डेवलपर्स को लीज पे देनी चालू करी। और जब प्राइवेट डेवलपर्स को लीज पे दी, तो इन प्राइवेट डेवलपर्स ने पैसा बैंकों से लेकर चाइना में रियल एस्टेट सेक्टर में बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाने चालू किए। अच्छा, अब आप ये सोचेंगे कि अगर रूरल एरिया से आदमी अर्बन एरिया आ रहा था तो वो छोटे घर में भी रह सकता था, और दूसरी बात, अगर वो अर्बन एरिया में आ रहा था और यहाँ पर प्राइवेट डेवलपर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे थे, तो दूसरी सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये रूरल एरिया के आए हुए आदमी को वहां पर अर्बन एरिया में आकर इस बिल्डिंग में मकान खरीदने की क्या आवश्यकता थी? वो इसको किराए पे, भाड़े पे भी ले सकता था। लेकिन दोस्तों, चाइना की इकोनॉमी में जो चाइना की सोसाइटी है, उसकी सोच कुछ ना कुछ हमारी सोच जैसी है। भारत में भी अगर आप देखिए, आज की डेट में एक वेल सेटल्ड आदमी वही माना जाता है जिसका अपना खुद का घर हो। आज की डेट में कोई भी घर जिसमें एक स्त्री है, एक पुत्री है, आप अपनी बिटिया को एक लड़के के उस घर में प्रेफर करेंगे देना जिस लड़के ने अपनी मेहनत करके घर खुद बनाया है। और चाइना में आज की डेट में यही सोशल थिंकिंग चलती है। चाइना में लोग इस चीज को, प्रॉपर्टी की होने को बहुत महत्व देते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में पहली बात तो किराए का मकान चाइना में लेना एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन माना नहीं जाता। आप कह लीजिए कि एक प्रकार का अपशगुन है वहां पर। और दूसरी बात, जब चाइना में लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ी, तो प्रॉपर्टी जाहिर सी बात है
कि आपको लीज पे मिलेगी, आप खरीद तो सकते नहीं क्योंकि सरकार ने प्राइवेट डेवलपर को लीज पे दी और ये प्राइवेट डेवलपर आपको लीज पे देगा। तो प्राइवेट डेवलपर्स ने जब प्रॉपर्टी बनानी चालू करी तो उन्होंने बहुत मेगा लेवल पे कंस्ट्रक्शन किया। एवरग्रांडे नाम की एक चाइनीज कंपनी है जो कि चाइना की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है, जिसने बहुत सारे चाइना के शहरों में अर्बनाइजेशन के दौरान बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई। अब दूसरी चीज सोच के देखिए, चाइना की सरकार को यह भी लगा कि लैंड लीज पे देना ये हमारे लिए भी फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि अगर हम लैंड लीज पे एक प्राइवेट संस्था को देंगे, वो प्राइवेट संस्था आकर मान लीजिए कि एक बिल्डिंग बनाएगी, तो बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे पहले आपको सीमेंट का, स्टील का, शीशे का, इन सारे उत्पादों की भी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसकी वजह से एक डिमांड इन चीजों की बढ़ेगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, बिल्डिंग बनाने के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करना होगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्कर ही कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो चाइना की इकोनॉमी में एक तरीके से बल्ले बल्ले हो रहा था, वहां पर इकोनॉमी बूम कर रही थी। चाइना इन्वेस्टमेंट बाहर से लाकर बाहर के देशों के लिए गुड्स को प्रोड्यूस करके पैसा कमा रहा था। साथ ही में डोमेस्टिक लेवल पर उसकी इकोनॉमी में एक रियल एस्टेट बूम चल रहा था और इस रियल एस्टेट बूम में लोग अर्बन एरियाज में आ रहे थे। और 2008 तक, जैसा मैंने आपको बताया, कि एक ऐसी परिस्थिति आ चुकी थी कि 63% चाइनीज जनता अर्बन एरिया में आके रहने लग गई थी। लेकिन 2008 में अमेरिका में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया। इस फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण पूरे विश्व स्तर पर इकोनॉमी क्राइसिस में बैठ गई। अब इस 2008 की इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण जो समस्या हुई वो ये थी कि पूरे वर्ल्ड में डिमांड जो थी प्रोडक्ट्स की वो घट गई। अब जब प्रोडक्ट्स की डिमांड पूरे विश्व स्तर पर घटी तो जाहिर सी बात है कि इसका इफेक्ट सबसे पहले चाइना पे पड़ेगा, क्योंकि ये डिमांड फुलफिल चाइना से हो रही थी। क्योंकि बहुत सारे देश 2008 तक चाइना, जो कि एक फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन चुका था, वो प्रोड्यूस कर करके इन देशों को सामान दे रहा था। अब मान लीजिए कि जब 2008 के क्राइसिस के बाद अगर डिमांड में घटोतरी आ जाए तो इस डिमांड के घटते हुए सिनेरियो को देखते हुए आप प्रोडक्शन अपने कंट्री में तो बढ़ाएंगे नहीं। भाई जाहिर सी बात है कि अगर आप चाइना में मान लीजिए एक जूता बनाने की कंपनी है, तो अब आप 2008 में जब देखेंगे कि भाई जूते की डिमांड ही नहीं है, तो आप सबसे पहले क्या काम करेंगे कि आप जूते का प्रोडक्शन भी घटाएंगे। तो 2008 में जब अमेरिका में क्राइसिस हुआ, इस क्राइसिस के कारण चाइना की इकोनॉमी में भी क्राइसिस हुआ। दूसरी बात, इस क्राइसिस के बाद चाइना के इकोनॉमी के लोगों को एक चीज समझ आ गई कि भाई चाइना की सरकार ने भी एक सबक सीख लिया कि हम इस सिनेरियो में विश्व की डिमांड को पूरा करने के चक्कर में अपनी इकोनॉमी का बट्टा नहीं बिठा सकते। अब चाइना की सरकार ने सोचा कि हमें कुछ ना कुछ करके अपनी इकोनॉमी को इन्फ्लेट करना होगा, अपनी इकोनॉमी को खुद ही मैनेज करना होगा। इस कॉन्टेक्स्ट में 2008 में चाइना ने 4 ट्रिलियन युआन का एक स्टिमुलस पैकेज अपनी इकोनॉमी में दे दिया। अब ये 4 ट्रिलियन युआन का जो इकोनॉमिक पैकेज था, ये पैकेज के थ्रू चाइना की सरकार ने चाइना के बैंकों को बोला कि सुनो, 4 ट्रिलियन युआन हम आपके लिए असाइड रख रहे हैं। चाइना की सरकार ने चाइना के बैंकों को बोला कि अब आप एक काम करो कि पैसा लोगों को, व्यापारियों को चाइना में दो। अब आप अगर पैसा चाइना के व्यापारियों को दोगे तो वो चाइना में जो रूरल एरिया से अर्बन एरिया लोग आए हैं उनकी कंजम्पशन को बूस्ट करेंगे। दोस्तों एक चीज का ध्यान रखिएगा, चाइना अभी तक इन्वेस्टमेंट लेड स्ट्रेटेजी के कारण बाहर के देशों के लिए चीजें प्रोड्यूस कर रहा था, अपने लोगों के लिए सिर्फ रियल एस्टेट दे रहा था। अब उसको समझ आई कि मैं अपने लोगों का कंजम्पशन बढ़ाता हूँ, अपने लोगों के लिए चीजें प्रोड्यूस करवाता हूँ अपने व्यापारियों को बोल के। तो उसने कहा कि मैं अपने व्यापारियों को लोन दिलवाऊंगा। अब इस परिस्थिति में क्या हुआ कि जब चाइना ने बोला कि मैं अपने व्यापारियों को बैंकों से लोन दिलवाऊंगा, इस केस में बैंक बड़े उत्तेजित हुए। बैंकों ने कहा कि भाई इससे तो बहुत मुनाफा होगा, क्योंकि लोन जब आप देते हैं तो उस पर आप इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। लेकिन चाइना की सरकार ने एक कंडीशन लगा दी। उसने कहा कि भाई अगर आप लोन देंगे तो लोन पे इंटरेस्ट रेट जो चार्ज करेंगे वो बहुत ही कम चार्ज करेंगे। अब लिमिट लगा दी इंटरेस्ट रेट पे। तो इसकी वजह से चाइना के जो बैंक थे जिनके पास 4 ट्रिलियन युआन तक
का एक फिस्कल स्टिमुलस पड़ा था, वो अब इस पैसे का प्रयोग करने में संकोच खाने लगे, क्योंकि बैंकों को ये बात लगी कि भाई अगर इंटरेस्ट रेट जिस पे हम पैसा कमा सकते हैं जब उसी पे पाबंदी लगा दी जाए, तो हम फिर हमारे लिए क्या मोटिवेशन है। इस परिस्थिति में क्या हुआ कि बैंक्स जो थे चाइना के जानबूझकर टालमटोल वाला काम करने लगे और वो व्यापारियों को लोन देने में परेशानी करने लगे। उनके कागजात को रख लेते थे, क्लियरेंस नहीं देते थे, तो व्यापारियों को चाइना में बहुत भारी समस्या हुई। एक चीज तो 2008 के बाद पहले तो ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि अपार्ट फ्रॉम जो 4 ट्रिलियन युआन चाइना ने बैंकों को दिया कि आप व्यापारियों को दीजिए, इसके साथ साथ चाइना की सरकार ने एक कदम और उठाया। 2008 के क्राइसिस के बाद चाइना ने अपनी जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनको टारगेट दिया कि भाई आप लोगों के डिमांड को पूरा करने के लिए आपको हम टारगेट्स दे रहे हैं। अब आपको यहाँ पर एक चीज समझनी है, जब चाइना के कॉन्टेक्स्ट में हम लोकल गवर्नमेंट का शब्द प्रयोग करते हैं तो ये लोकल गवर्नमेंट चाइना के हमारे देश के राज्य सरकारों के बराबर है। देखिए, चाइना में एक यूनिटरी सेटअप है। इस यूनिटरी सेटअप में एक ही टाइप का फेडरलिज्म नहीं है कि भाई सेंटर अलग है और स्टेट अलग है। चाइना में यूनिटरी सेटअप होने के कारण जो सेंटर डिसाइड करेगा, केंद्र डिसाइड करेगा, वही स्टेट करेंगी। और चाइना में जो स्टेट है उसको हम लोग एक तरीके से लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। एक सरल शब्दों में आप समझ लीजिए, मैं ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जा रहा हूं। तो चाइना की सरकार ने अब देखिए क्या बोला, यानी कि चाइना की आप सोचिए केंद्र सरकार ने क्या बोला। अगर उसको और सरल बनाया जाए तो चाइना की केंद्र सरकार ने 2008 के बाद चाइना की जो लोकल गवर्नमेंट थी, यानी कि मान लीजिए कि हमारी केंद्र सरकार हमारे राज्य सरकारों को, तो चाइना की केंद्र सरकार ने चाइना के लोकल गवर्नमेंट्स को अब एक बात बोली कि भैया सुनिए, हमें कंट्री का कंजम्पशन पैटर्न बढ़ाना है, तो डोमेस्टिक डिमांड बढ़ानी है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे डिमांड नहीं है भैया अभी, तो हम व्यापार नहीं कर सकते बाहर, तो हमें अपने लोगों के यहाँ पर जो है उनका कंजम्पशन पैटर्न बढ़ाना है। तो उसके लिए चाइना की सरकार ने, केंद्र सरकार ने चाइना के लोकल गवर्नमेंट्स को टारगेट दिए। उन्होंने कहा कि भाई अब आपको एक टारगेट दिया जा रहा है कि आपको इतनी ग्रोथ हर एक साल में अचीव करनी है। अच्छा, अब एक उदाहरण के तौर पे, अब एक लोकल गवर्नमेंट, मान लीजिए कि एक राज्य सरकार को चाइना ने टारगेट दे दिया कि आपको एक साल में 1,000 रुपए की ग्रोथ दिखानी है। अब राज्य सरकार के जो लोकल गवर्नमेंट के मान लीजिए अधिकारी थे, अब उनको ये टारगेट मिल गया कि भैया हमें एक साल में 1,000 रुपए की ग्रोथ दिखानी है। अब 1,000 रुपए की ग्रोथ दिखाने के लिए लोकल गवर्नमेंट के अधिकारी बैठे। उन्होंने सोचा कि भाई 1,000 रुपए की ग्रोथ दिखाने के लिए हमें 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट लानी होगी। अच्छा, अब अगर इस 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट लानी होगी, इसको अगर हम पड़तालें और जांचें कि ये कैसे आएगी, तो उन्होंने कहा कि भैया अब ये 500 रुपए कहाँ से अरेंज किए जाएं। अब उन्होंने एक चीज देखी कि भाई 200 रुपए तो हमारे खाते में पड़े हैं, तो चलो 200 रुपए यहाँ मिल गए। फिर उन्होंने कहा कि भाई अच्छा, केंद्र से पूछा कि भाई आपने 1,000 रुपए की ग्रोथ का टारगेट दिया है, 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट साहब लगेगी, 200 रुपए मेरे पास पड़े हैं, आप कितना कंट्रीब्यूट करेंगे। तो केंद्र सरकार ने कहा कि भाई हम आपको केवल 100 रुपए दे सकते हैं। तो 500 रुपए चाहिए थे इन्वेस्टमेंट, 200 रुपए खुद के थे, 100 रुपए आपने केंद्र से ले लिए, तो 300 रुपए तो हो गए, पर 200 रुपए का अभी भी शॉर्टफॉल है। अब ये 200 रुपए कहाँ से आएंगे। तो इस परिस्थिति में क्या हुआ कि चाइना की जो लोकल गवर्नमेंट थी, अब वो क्या कर सकती थी। मान लीजिए अगर भारत की राज्य सरकार होती और उसके पास 200 रुपए का इसी प्रकार से शॉर्टफॉल होता, तो या तो वो मार्केट से बोरो कर लेती कि भाई, या तो वो पब्लिक को बॉन्ड इशू करके वहां से उठा लेती पैसा, और या फिर वो बैंक से 200 रुपए का लोन ले लेती। अब चाइना की उस लोकल गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई मेरे पास 200 रुपया है, टारगेट 500 रुपए का है, इन्वेस्टमेंट लाने का 100 रुपया केंद्र दे रही है, 300 रुपए हो गए, 200 रुपए का शॉर्टफॉल है। ये 200 रुपए के शॉर्टफॉल के लिए मैं बैंक से बात करता हूं। तो चाइना की लोकल गवर्नमेंट ने बैंक को बोला कि भाई आप हमें 200 रुपए दीजिए। तो चाइना की सरकार ने, केंद्र ने तुरंत बैंक को बोला कि सुनिए, आपका काम ये है कि जो आपको 4 ट्रिलियन युआन अलग रखा है, आप उसको केवल व्यापारियों को देंगे। अगर आप लोकल गवर्नमेंट को देना चाहते हैं तो आपके ऊपर एक लिमिट है कि आप हर एक लोकल गवर्नमेंट को केवल 50 रुपए दे सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, 1,000 रुपए ग्रोथ लानी थी, 200 रुपए लोकल गवर्नमेंट के पास थे, 100 रुपए केंद्र ने दे दिए, 300 रुपए हो गए। बैंक से 200 रुपए मांगने गए, बैंक ने बोला कि भैया सरकार ने लिमिट 50 रुपए लगा रखी है साहब,
तो बैंक से मैंने कहा कि चलो 50 रुपए ले लेता हूँ। तो मेरे पास अब 200 रुपए अपने थे, 100 रुपए केंद्र के थे, 50 रुपए मैंने बैंक से ले लिया, तो मेरे पास हो गए 350 रुपए। 150 रुपए का तो शॉर्टफॉल है। अब ये सवाल उठता है कि ये पहली बात तो 150 रुपए कहाँ से आएंगे। तो एक चीज ये याद रखिएगा। दूसरी चीज क्या हुई, मैंने आपको ये बताया था कि बैंकों के पास 5 ट्रिलियन युआन, हम 4 ट्रिलियन युआन हमने अलग रख दिया था। हमने बैंकों को बोला कि भाई आप ये पैसा जो है व्यापारियों को दीजिए। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि भाई व्यापारियों को भी देने में बैंक संकोच कर रहा था। संकोच इसलिए कर रहा था क्योंकि बैंकों को लगा कि भाई पैसा अगर मैं लेंड करूंगा तो वो लेंड करने से मुझे मुनाफा होना चाहिए। लेकिन अगर मुझे मान लीजिए मुनाफा ही नहीं होगा तो मेरे लिए क्या मोटिवेशन है लेंड करने का। पड़ा रहे पैसा, हमें क्या भाई। एक तरीके से अगर पैसा पड़ा भी रहेगा, इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में नहीं भी होगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने से भी मुझे कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, तो रखना ही सेफ है, पड़ा रहे पैसा। तो बैंकों का ये व्यवहार था। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो व्यापारी वर्ग था, उस व्यापारी वर्ग को भी डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करने के लिए पैसा नहीं मिला। यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट के पास, हमने जो उदाहरण लिया उसमें 150 रुपए की शॉर्टेज थी अभी भी। इस पूरे सिनेरियो में अगर आप देखें तो चाइना में 2008 के बाद क्या परिस्थिति थी, कि परिस्थिति थी कि भैया कैश अवेलेबल था ही नहीं। और कितनी अजीब सी बात है कि कैश अवेलेबल था नहीं, इसलिए नहीं कि कैश बैंकों के पास नहीं था। बैंकों के पास तो कई ट्रिलियन युआन पड़े थे, पर बैंकों में मोटिवेशन नहीं था देने का। और दूसरा, लोकल गवर्नमेंट को लेंड करने के ऊपर लिमिटेशन लगा रखी थी। अब क्योंकि इकोनॉमी में एक, हम कहते हैं शब्द जिसको बोला जाता है कि एक क्रंच था रिसोर्सेज का। इस रिसोर्स क्रंच को पूरा करने के लिए 2008 के बाद चाइना में स्टार्ट हुआ एक नया कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं शैडो बैंकिंग। शैडो बैंकिंग में वो बैंक्स होते हैं जो कि सरकार के रेगुलेशन के बिना ऑपरेट करते हैं। शैडो बैंक का मतलब है कि वो बैंक जो आपको पैसा दे देगा, लेकिन वो सरकार के रेगुलेशन में नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पर मनी लेंडर महाजन कम्युनिटी है, जो गांव-गांव के इलाकों में लोगों को, किसानों को पैसा देती है, लेकिन बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे देती है। अब देखिए, सबसे बड़ी आयरनी ये थी कि इकोनॉमी में क्रेडिट क्रंच को मीट करने के लिए 2008 के बाद चाइना में जो स्टार्ट हुआ, वो हुआ एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसको कहा जाता है शैडो बैंकिंग। अब ये जो शैडो बैंकिंग चाइना में स्टार्ट हुई, इस शैडो बैंकिंग की वजह से देखिए क्या हुआ। अब ये शैडो बैंकिंग ने चाइना के व्यापारियों को भी लेंड किया, और जब चाइना के व्यापारियों को लेंड किया तो इसके साथ साथ इन्हीं शैडो बैंक्स से लोकल गवर्नमेंट्स ने भी पैसा उठाना चालू कर दिया। अच्छा, अब आपके मन में एक दुविधा आई होगी कि भैया शैडो बैंक आप कह रहे हो कि चाइना में आ गए, किस परिस्थिति में आए वो तो समझ आ गया, पर भैया ये शैडो बैंक के पास पैसा कहाँ से आया? ये अगर सवाल आपके दिमाग में आया है तो उसका आंसर देता हूँ। शैडो बैंक के पास पैसा देने वाले चाइना के नेता लोग थे। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि चाइना एक ऐसा देश है जिसमें बहुत ही हाई लेवल और एक्सेसिव लेवल की करप्शन है। तो जितने चाइना के नेताओं ने पिछले 30-40 सालों में पैसा दबा के रखा था, भ्रष्टाचारी का पैसा सारा इकट्ठा करके रखा था, वो सारा का सारा पैसा कहाँ निकला? वो गया अब शैडो बैंक्स में। और जब वो गया शैडो बैंक्स में, जैसे भारत में कोई अधिकारी अगर भ्रष्टाचारी करता है तो वो बेनामी ट्रांजैक्शन के तहत उस पैसे को चैनलाइज करके, लॉन्डर करके दूसरी जगह पे इन्वेस्ट कर देता है। हमारे यहाँ पर तो बहुत सारे मैकेनिज्म थे, पर चाइना में केवल कैश इकट्ठा हो रहा था भ्रष्ट लोगों का, भ्रष्ट नेताओं का। अब उन्होंने सोचा कि भैया मार्केट में डिमांड है पैसे की, इस डिमांड को पूरा किया जाए। तो चाइना में पॉलिटिकल पेट्रोनेज के तहत, यानी कि चाइना के नेताओं की देखरेख में, एक पूरा शैडो बैंकिंग सेक्टर इमर्ज हो गया। और तो और ये खेल यहीं नहीं रुका। 2008 से लेके 2016 तक जो शैडो बैंकिंग था उसने 25 ट्रिलियन युआन चाइना की इकोनॉमी में लेंड कर दिया। इतना डिमांड था चाइना में। लेकिन अब दिक्कत आ गई। दिक्कत ये आई कि 2016 तक, 2008 से लेके 16 तक, ये जो 8 साल के पीरियड में 25 ट्रिलियन युआन लेंड किया, इसकी वजह से पहली कॉन्सिक्वेंस तो ये हुई कि जो व्यापारी वर्ग था उसने डिमांड पूरी करने की कोशिश की।
और जैसा मैंने आपको बताया, इन्हीं शैडो बैंक से लोकल सरकारों ने भी पैसा उठाना शुरू कर दिया। अब आपको मैंने बताया था कि लोकल गवर्नमेंट्स के पास 150 रुपए का शॉर्टफॉल था। अब वो 150 रुपए कहां से आएंगे? वो कहीं ना कहीं से तो लाने हैं, क्योंकि भाई आपको केंद्र ने एक टारगेट दिया है। केंद्र ने बोला है कि मुझे हर साल 1,000 रुपए की ग्रोथ चाहिए आपके यहां से, आप कैसे भी करके लाइए। तो शैडो बैंक्स ने इन लोकल सरकारों को भी लेंड करना चालू कर दिया। और इस चीज का खुलासा धीरे धीरे 2016 में हुआ, जब चाइना की केंद्र सरकार को पता चला कि भैया 150 रुपए का जो शॉर्टफॉल था वो चाइना की बैंक नहीं, वो तो ये शैडो बैंक से आ रहा था। और इन शैडो बैंक्स की वजह से पूरी इकोनॉमी लीवरेज हो गई थी। लीवरेज यानी कि उठ गई थी, ऊपर हो गई थी। इस केस में 2016 में चाइना ने और चाइना की केंद्र सरकार ने कदम उठाया कि अब हम चाइना की इकोनॉमी को डीलीवरेज करेंगे। लीवरेज हो गई थी, उठ गई थी। और वो भी उठी किस लिए? एक अनरेगुलेटेड शैडो बैंक की वजह से। तो अब हम क्या करेंगे? डीलीवरेज करेंगे, उल्टा करेंगे। उल्टा कैसे करेंगे? कि जो शैडो बैंक्स हैं, इन शैडो बैंक्स के ऊपर कंट्रोल और रेगुलेशन लगाएंगे। क्योंकि यदि शैडो बैंक्स के ऊपर कंट्रोल और रेगुलेशन हुआ तो इस कंट्रोल और रेगुलेशन से इतना इंश्योर हो जाएगा कि ये जो शैडो बैंक्स हैं, इनकी लेंडिंग के ऊपर भी अपन लोग चेक रख सकते हैं। तो 2016 से ये काम चालू हुआ। और 2017 से हमने देखा कि चाइना ने शैडो बैंक्स के ऊपर जो है लीवरेज लगाने, कंट्रोल्स लगाने चालू कर दी। अब जब कंट्रोल लगाए तो इसका सबसे पहला इफेक्ट किसको होगा? व्यापारी वर्ग को, जो शैडो बैंक से पैसा ले रहा था। दूसरा इफेक्ट किसको होगा? जो लोकल गवर्नमेंट 150 रुपए का शॉर्टफॉल ले रही थी। अब दोनों को जो पहले इजी कैश मिल रहा था, वो अब इजी कैश मिलना बंद हो गया। तो दोनों के ऊपर क्राइसिस आया। अब देखिए कि चाइना में एक समस्या और आई कि चाइना की जो रियल एस्टेट कंपनीज थी 2016 तक वो क्या कर रही थी। अब मान लीजिए कि चाइना में एक रियल एस्टेट कंपनी है, एक उदाहरण लेते हैं। 2016 तक अगर मान लीजिए वो रियल एस्टेट कंपनी को चाइना में कोई प्रोजेक्ट बनाना था, और मान लीजिए कि उस प्रोजेक्ट के लिए उसको 400 रुपए चाहिए थे। अब वो 400 रुपए लेने के लिए 2016 से पहले पैसे को दो भागों में लेती थी। 400 रुपया चाहिए, 200 रुपए करके दो भाग में मैं पैसा उठा लूंगा। अब पैसा उठाएंगे कैसे? अगर मुझे दो भागों में 200 रुपए उठाना है तो पहले भाग में 100 रुपया तो मैं बैंक से ले लूंगा। अब चाइना में रियल एस्टेट को बैंक सेक्टर पैसा दे देता था, क्योंकि रियल एस्टेट में बूम आ ही रहा था, आप जानते हैं। और साथ में 100 रुपया ये शैडो बैंक से उठा लेते थे। तो पहले वर्ग में तो आपने 200 रुपए ऐसे उठा लिए। ये 2016 तक था। लेकिन 2016 में क्या हुआ? जब डिलीवरेजिंग हुआ तो चाइना की सरकार ने शैडो बैंक के ऊपर रेगुलेशन और कंट्रोल लगा दिए। अब आपने 200 रुपया और उठाना था, क्योंकि आपका टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट 400 रुपए था। अब यदि आपको 200 रुपया और उठाना था तो अब आप क्या करेंगे? अब आप 100 रुपया बैंक से जाके तो ले लेंगे, बैंक आपको 100 रुपए दे देगा। पर 100 रुपया जो आपको चाहिए था शैडो बैंक से, अब वो शैडो बैंक से 100 रुपया तो मिलेगा नहीं आपको। अब आप कहेंगे कि क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि चाइना पूरा का पूरा वो जो रियल एस्टेट का प्लेयर है चाइना में, वो 200 रुपया का 200 रुपया ही वो प्राइवेट बैंक से ले ले। अब प्राइवेट बैंक के ऊपर लिमिट लगा हुआ था, तो प्राइवेट बैंक 200 में से आपको केवल 100 ही रुपया देगा। पर अब आपके पास पहले समाधान था कि 100 रुपया जो है हम शैडो बैंक से उठा लेंगे। लेकिन अब 2016 के बाद शैडो बैंक के ऊपर रेगुलेशन लग गए। तो आपको अब देखिए क्या सिनेरियो हुआ। अब ये सिनेरियो हुआ कि 2016 के बाद रियल एस्टेट सेक्टर में फिर से वही परिस्थिति हो गई जो 2008 के बाद इकोनॉमी में थी, कि भाई 2008 के बाद यदि लोकल गवर्नमेंट के पास 150 रुपए का शॉर्टफॉल था, व्यापारियों के पास शॉर्टफॉल था, तो 2016 के बाद आज की डेट में रियल एस्टेट कंपनी के पास 100 रुपए का शॉर्टफॉल हो गया। अब सवाल ये है कि रियल एस्टेट कंपनी तो बड़ी परेशान हो गई कि भैया 100 रुपए का शॉर्टफॉल हो गया। तो सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस रियल एस्टेट का क्या हुआ कि 2017 में और 2018 में रियल एस्टेट कंपनियों ने ये सोचा कि भैया अभी 100 रुपया तो कम है, प्रोजेक्ट पूरा हो नहीं सकता। तो सबसे पहले इन्होंने रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स को धीरे धीरे स्लो डाउन किया। अब देखिए, अगर एक रियल एस्टेट कंपनी जो रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट और बिल्डिंग बना रही है, अब वो कहे कि भैया इस बिल्डिंग के बनाने में थोड़ा सा हम डिले कर देते हैं, तो डिले की वजह से जो सप्लाई चेन है वो भी तो इफेक्ट होगी। कि भाई एक बिल्डिंग बनाने के लिए आपको मिट्टी चाहिए, सीमेंट चाहिए, ईंटें चाहिए, आपको सरिया चाहिए, लोहा चाहिए, कांच चाहिए।
तो अब अगर आप प्रोजेक्ट को स्लो डाउन करेंगे तो आप इन सारी चीजों की खरीद को भी तो स्लो डाउन करेंगे। तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट सिर्फ स्लो डाउन नहीं हुए, इस रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट के स्लो डाउन के साथ साथ आप ये चीज देखिए कि बाकी जो सप्लाई चेन के प्रोडक्ट्स थे उनमें भी स्लो डाउन आया। लेकिन रियल एस्टेट कंपनी परेशान थी कि शैडो बैंक से अब 100 रुपया लेना बड़ा कठिन है, तो 100 रुपया अरेंज करें तो कहां से करें। इस सिनेरियो में चाइना की रियल एस्टेट कंपनियों ने 2018-19 में एक नई स्कीम निकाली, और वो स्कीम ये थी कि उन्होंने जो स्कीम निकाली उसको हम कहते हैं कि इन्होंने प्री कंस्ट्रक्शन कैश उठाना चालू किया। ये क्या था? अब इन्होंने ये करना शुरू किया कि भाई इन्होंने जाके लोगों को बोला कि देखिए हमारे पास 100 फ्लैट्स हैं, और ये जो 100 फ्लैट्स हैं हर एक फ्लैट की कीमत है मान लीजिए 1 करोड़ रुपए। इन्होंने बोला कि भाई इस 1 करोड़ रुपए के फ्लैट में हम आपको 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, और वो 20% का डिस्काउंट तभी मिलेगा जब आप बाकी पेमेंट की ईएमआई अभी से देना शुरू कर दो। अब हुआ क्या, 1 करोड़ रुपए का फ्लैट 80 लाख में मिलने लग गया। अब आप अगर मान लीजिए एक फ्लैट खरीदने वाले व्यक्ति हैं तो आप सोचेंगे कि यार 20 लाख का सेविंग तो बहुत बड़ा होता है, शायद 20 लाख में तो हम एक गाड़ी खरीद लेंगे घर के साथ। तो आपको ये लगा कि यार ये तो बड़ी अच्छी स्कीम है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि 80 लाख आएगा कहां से? तो आदमियों ने, चाइना ने ये सोचा कि अगर 80 लाख रुपए देना है तो 80 लाख की तो हम ईएमआई बैंक से लेके बांध लेते हैं। तो चाइना में अब क्या परिस्थिति हुई? अब परिस्थिति ये हुई कि जब रियल एस्टेट वालों ने ये नया प्री कंस्ट्रक्शन कैश का कॉन्सेप्ट चालू किया, इस प्री कंस्ट्रक्शन कैश के कॉन्सेप्ट में उन्होंने 1 करोड़ के फ्लैट पे मान लीजिए कि 20% की छूट ऑफर करी और बोला कि अब आपका फ्लैट जो है 80 लाख रुपए का है, और इस 80 लाख रुपए के फ्लैट के लिए आपको जो है ईएमआई बांध के तुरंत हमारे को डाउन पेमेंट करके ईएमआई चालू कर दीजिए। आदमी बड़े उत्तेजित हो गए। चाइना के जब आदमी उत्तेजित हो गए तो उन्होंने तुरंत 80-80 लाख रुपए की ईएमआई बांधनी। अब बैंकों ने भी उस समय देखा कि यार सडन डिमांड आ रहा है, शैडो बैंकिंग पे कर्व लगे हुए हैं। बैंकों को लगा कि भाई शैडो बैंकिंग की जो मार्केट अब कर्व हुई थी उस मार्केट को टैप करते हैं। तो बैंकों ने सोचा कि इस शैडो बैंकिंग की मार्केट जिस पे पाबंदियां लगी हुई है 2016 से, इस मार्केट को टैप करते हुए इस रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं। अब इन्होंने, चाइना के बैंकों ने क्या करा, 80-80 लाख रुपए की ईएमआई बांधनी चालू कर दी। अब आप 1 मिनट के लिए सोचिए, 100 फ्लैट थे, 1 करोड़ का एक फ्लैट था, 80 लाख में उसको हमने ऑफर किया। हमने कहा कि भाई 80 लाख रुपए आप जो है हमें प्री कैश दे दीजिए। अब जैसे ही प्री कैश आना चालू हुआ तो रियल एस्टेट प्लेयर्स ने क्या सोचा कि भाई हमारे को जो कैश का शॉर्टफॉल था वो धीरे धीरे पूरा होने लग गया। अब रियल एस्टेट प्लेयर्स ने, चाइना ने क्या करना शुरू कर दिया कि इन रियल एस्टेट प्लेयर्स ने वो जो प्री कैश उठाया मार्केट से इन लोगों से, उस पैसे को इसका प्रयोग करने के बजाय कि जो पैसा आपने लिया है जिस मकान को देने के लिए, इन्होंने वो पैसा मार्केट से उठाकर लोगों से लेकर नए प्रोजेक्ट चालू कर दिए। मतलब आप सोच के देखिए कि आपका एक प्रोजेक्ट अधूरा पड़ा है, आपने शैडो बैंकिंग से पैसा नहीं मिला तो उस प्रोजेक्ट को इनकम्प्लीट छोड़ा हुआ था। आपका प्रायोरिटी ये होना चाहिए था कि आप उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते। अब ये सारी चीजें ऐसे इसलिए हो रही थी क्योंकि चाइना में रियल एस्टेट रेगुलेटर नहीं था। तो यहां पर समझिए, आपने शैडो बैंकिंग के एब्सेंस की वजह से जो पैसा मार्केट से आपको लेना था शैडो बैंक से, जिसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट अधूरा पड़ा हुआ था, उस अधूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बजाय जब आपने प्री कैश ऑफर दे के लोगों से पैसा लिया तो उस पैसे को इसके प्रयोग करने के बजाय कि आप पुराने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कीजिए, आपने नए नए प्रोजेक्ट और चालू कर दिए। अब हुआ क्या, अब लोग बैंक से ईएमआई ले रहे थे, आपको पैसा दे रहे थे ये सोच के कि आपको चंद महीनों में प्रोजेक्ट मिल जाएगा। लेकिन आप क्या कर रहे थे रियल एस्टेट कंपनी होने के नाते, आप तो पैसा लेके नए नए प्रोजेक्ट में लगा रहे थे। आप पैसा नए नए प्रोजेक्ट में लगा रहे थे, यहाँ पर लोग पीछे से परेशान हो रहे थे कि भैया हमारा जो है फ्लैट है वो कब मिलेगा। तो लोगों को एक समय पे आके 2021-22 में एक फ्रस्ट्रेशन पैदा हो गया, और फ्रस्ट्रेशन ये हुआ लोगों को कि उन्होंने कहा कि भैया अब हम ईएमआई नहीं देंगे आपको। अब बैंक ने बोला कि भाई आप ईएमआई उनको देना बंद कर दिए वो तो ठीक है, लेकिन जो ईएमआई दिया है वो तो हमको लौटाओ। तो लोगों ने कहा कि भाई अब वो तो हमने उनको दे दिया रियल एस्टेट वालों को, वो पैसा अब आप उनसे लीजिए। तो अब आप सोचिए कि यहाँ पर
चाइना का बैंक सेक्टर रियल एस्टेट में एक्सपोज हो गया, और ये रियल एस्टेट में एक्सपोज हो गया जिसमें बहुत सारे अधूरे प्रोजेक्ट्स पड़े रहे। इस कॉन्टेक्स्ट में हम चाइना में दूसरी चीज बोलते हैं कि चाइना में स्टार्ट हुआ शैडो बैंकिंग के साथ साथ गोस्ट सिटीज, कि भाई अधूरे प्रोजेक्ट्स पड़े हुए और बहुत बड़ी बड़ी सिटीज बनी हुई जिसमें खाली घर हैं। घोस्ट सिटीज नाम का एक कॉन्सेप्ट चालू हो गया चाइना में। अब जब ये घोस्ट सिटीज का कॉन्सेप्ट चालू हुआ, साथ में शैडो बैंकिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा था, तो ये दो प्रॉब्लम्स तो चाइना में थे ही थे, लेकिन इस पूरे रियल एस्टेट के बैंकिंग सेक्टर का जो एक्सपोजर रियल एस्टेट में हुआ, इसका जो तीसरा कॉन्सिक्वेंस हुआ वो हुआ जिसको हम कहते हैं द वेल्थ इफेक्ट। अब वेल्थ इफेक्ट क्या चीज है भाई? भाई वेल्थ इफेक्ट अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में एक कॉन्सेप्ट है और बड़ा सरल सा कॉन्सेप्ट है। वेल्थ इफेक्ट ये बोलता है कि जब आदमी को इस चीज का रियलाइजेशन होता है कि हमारा जो एसेट है यदि उसका दाम बढ़ रहा हो तो आदमी उतना ही अपना खर्चा बढ़ा देता है। लेकिन वेल्थ इफेक्ट ये भी बोलता है कि जब आदमी को इस चीज का रियलाइजेशन हो जाए कि हमारे एसेट का दाम तो बढ़ेगा नहीं, तो वो अपना जो एक्सपेंडिचर है उसको भी घटा देता है। अब आप सोचिए, चाइना में 2018-19 से जब से प्री कंस्ट्रक्शन कैश का कॉन्सेप्ट चालू हुआ, उस समय से चाइना में जो लोग ईएमआई लेके मकान खरीद रहे थे और बांध रहे थे, वो उन लोगों को ये लगा कि भाई हमें मकान कुछ महीनों में मिलने वाला है और जब मकान मिल जाएगा फिर हम रहेंगे। कई लोग मकान सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हैं और उसको फिर जब प्राइस बढ़ जाता है तो बेच देते हैं। तो लोगों को ये लगने लगा कि भाई मकान में इन्वेस्टमेंट तो कर लिए हैं, आने वाले समय में इस मकान के एसेट का प्राइस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो लोगों ने उस समय क्या करना शुरू कर दिया था कि अपने खर्चे बढ़ा दिए थे। लेकिन जब लोगों ने चाइना में ये देखा कि भैया ये रियल एस्टेट के प्लेयर्स ने तो प्री कंस्ट्रक्शन कैश लेके हमसे नए नए प्रोजेक्ट चालू कर दिए, पुराने प्रोजेक्ट जो हमको देने थे उसमें तो कुछ कंप्लीशन हुआ ही नहीं, तो लोगों को अब द वेल्थ इफेक्ट के हिसाब से एक चीज समझ आ गई, और वो चीज ये समझ आ गई कि भैया ये जो एसेट है, घर जिसके बारे में हम सोच रहे थे कि जिसका दाम बढ़ेगा, ये तो घर दाम तो छोड़िए, घर ही नहीं मिल रहा है। तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि लोगों ने अपने एक्सपेंडिचर घटा दिए। और ये एक्सपेंडिचर कौन से? जो फिजूल के एक्सपेंडिचर होते हैं, घूमने फिरने के, टूरिज्म के, फिल्में देखने के, फजूल के खर्चे करने के। आप सोचिए कि जैसे ही ये वेल्थ इफेक्ट के कारण जब लोगों ने अपना एक्सपेंडिचर घटा दिया, तो इस घटौती होने के कारण इकोनॉमी में फिर से स्लो डाउन आ गया, जो आज की डेट में चाइना में फिर से हो रहा है। तो चाइना में आज की डेट में तीन प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम है कि बैंक्स का एक्सपोजर रियल एस्टेट में हो गया है, रियल एस्टेट गोस्ट सिटीज में बन चुका है। शैडो बैंक्स के ऊपर कंट्रोल तो लग गए हैं, लेकिन जो शैडो बैंक्स ने 25 ट्रिलियन युआन का लेंडिंग किया है 2008 से 16 में, उसको कैसे मैनेज करना है, चाइना की सरकार अभी उसमें फंसी हुई है। और तीसरा कि चाइना में आज की डेट में रियल एस्टेट क्राइसिस, शैडो बैंकिंग क्राइसिस और साथ में ये वेल्थ इफेक्ट क्राइसिस की वजह से पूरी की पूरी इकोनॉमी एक डाउन टर्न में जा रही है। अब आप सोचिए, इन सारी चीजों के पीछे दो ही बड़े फैक्टर थे। सबसे पहला फैक्टर था लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी चाइना में, और अगर ट्रांसपेरेंसी चाइना में होती और चाइना में रूल्स रेगुलेशंस अच्छे बने होते तो चाइना को ऐसे दिन ना देखने पड़ते। और ये जो भ्रष्टाचारी का पैसा शैडो बैंकिंग में लगा, और इस भ्रष्टाचारी के पैसे की वजह से जो चाइना का ये इकोनॉमिक बट्टा बैठा, इसका सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस भारत पे ये होगा कि जो कंपनियां चाइना में ऑपरेट कर रही थी विश्व स्तर पे, और दूसरे देशों की कंपनियों ने जो अपनी प्रोडक्शन लाइन्स चाइना में बनाई हुई थी, वो अब इस बात को समझेंगी कि चाइना में ट्रांसपेरेंसी ना होने के कारण हमें अपने प्रोडक्शन लाइन्स को भारत में शिफ्ट कर लेना चाहिए। अब आप समझ रहे हैं कि भारत की सरकार पिछले चंद सालों से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, इन जैसी चीज़ों पे इतना महत्व क्यों दे रही है? क्योंकि हम इस क्राइसिस को 2008 से समझ रहे हैं। हमें 2008 से ये बात समझ आ रही है कि चाइना का इकोनॉमिक बट्टा बहुत बुरी तरह से बैठने वाला है, और एक ना एक दिन चाइना की परिस्थिति ऐसी होगी
कि ये जो शैडो बैंकिंग है, साथ में ये जो पूरा का पूरा चाइना के अंदर वेल्थ इफेक्ट क्राइसिस है, और चाइना की जो बैंक्स का एक्सपोजर है रियल एस्टेट सेक्टर में, इसका जो कॉन्सिक्वेंस है, इसकी वजह से इवेंचुअली एक दिन ऐसा होगा कि जो चाइना के अंदर प्रोडक्शन लाइंस बनी हैं वो ग्रेजुअली भारत में आएंगी। तो आई होप इस वीडियो से चाइना की अंदरूनी समस्याएं क्या हैं वो अब आपको बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों में क्लियर हो गई होंगी। धन्यवाद।